जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक से भी कर दीजिए और इसके बाद बेहतरीन टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है विश्वविद्यालय जो कि गुप्त युग में मशहूर हो गया था कौन सा था, जवाब देना है। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर सी नंबर सी नंबर। तो चलिए बिल्कुल जवाब सही है। याद रखिएगा कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय कौन, तो आपके गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त जो कि महेंद्र आदित्य ने नालंदा विद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। ये जो आपका था ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था या लूटा था किसने, तो आपके बख्तियार खिलजी ने, याद रखिए, इसको लूटा था और इसके पुस्तकालय में आग लगा दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, लाइक की संख्या बढ़ाइएगा, ठीक है, थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, 2 का ऑप्शन देना है। तो देखिए 2 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, याद रखिएगा कि बाबर की मृत्यु आपकी हुई थी कहां पर, आपके आगरा में, ठीक है, कहां पर हुई थी आपके आगरा में, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं क्या, ए नंबर बी नंबर कोई दे रहा है, कह रहे मृत्यु कहां हुई थी, ये पूछा है। ये नहीं पूछ रहा है कि इसका मकबरा कहां पर है, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है इसकी मृत्यु कहां हुई थी। तो भैया आगरा में हुई थी। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ठीक है। और अगर पूछे मकबरा इसका कहां बना है ना, तो याद रखिए फिर आपके काबुल में है, ठीक है, क्लियर है ना। प्रारंभ में क्या हुआ था, इसके जो डेड बॉडी है अर्थात कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसे आगरा में आराम बाग में ही दफनाया गया था, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि इसके जो आपका कह सकते हैं जो मतलब है वो आपके काबुल में ही दफनाया जाए। तो इसकी अंतिम इच्छा के अनुसार कह सकते हैं कि काबुल में ये दफना दिया गया था बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो चलिए यहां पर बताइएगा अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम। 3 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए इबादत खाना था। क्या याद रखिएगा 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इबादत खाना, जो कि आपके 1575 में, कब 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म के जो बुद्धिजीवी थे और आपके अनुयायी थे वो आकर अपने विचार यहां पर आपस में बांटते थे, है ना। सभी धर्मों के लिए ये आपका खुला हुआ था। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है चौथ क्या है, जो बताइएगा चौथ क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए चौथ क्या है, यहां पर देखो दिया है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, ये तो आपका होगा नहीं। शिवाजी द्वारा लगाया एक मार्ग कर, तो आपका देखो मार्ग कर दिया गया है। अकबर द्वारा वसूल किया जाना, अकबर से कोई लेने देना है नहीं है। यहां पर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, यहां पर ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है, तो इसको डी लगाइएगा, बी मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। यहां पर 5 का जवाब लॉक करिए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर विदेशी यात्री सबसे पहले भारत, आपका देखो आपका जवाब है यहाँ पर ह्वेनसांग, मेगस्थनी, इत्सिंग और आपका फायन। फायन तो होंगे नहीं ना, ह्वेनसांग थे, अब आपके पास है इत्सिंग और आपका मेगस्थनीज। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर मेगस्थनीज। याद रखिए ये आपके मेगस्थनीज कुल मिला के कह सकते हैं कि यूनानी शासक जो आपके थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आपकी इंडिका, है ना, जो कि मूल रूप से आपके उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर ये आपके सबसे पहले आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम बताना है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए द कलकत्ता क्रॉनिकल, ये तो आपका नहीं है, द बंगाल गजट, और यहाँ पर देखिए डी वाला कह रहा है द बंगाल गजट, कौन, तो यहाँ पर द बंगाल गजट का आपका है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये राइट हो जाएगा, है ना। ये आपके 1766 में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो तो इसको इंग्लैंड भेज दिया था, तो उसका तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, द बंगाल गजट, ये आपका हुआ था जेम्स हिक्की द्वारा। किसके, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने ये कह सकते हैं शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। IMP क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसे, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब आपका हुआ था, तो लगभग 1942 में, है ना। और इसी दौरान में कुछ आपकी क्षेत्रीय सरकारें आपकी हुई थी, है ना, जो कि समानांतर सरकारें। तो यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में बलिया में, कहां पर, ऑप्शन आपका बनेगा डी, आपके उत्तर प्रदेश के बलिया में। और इसका संगठन जो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे कर रहे थे। कौन, चित्तू पांडे कर रहे थे। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी, और आपके तामलुक में भी, और आपके सतारा में भी कई जगह इसकी सरकारें आपकी स्थापित हुई थी। लेकिन आपका हमेशा मिलेगा कौन, तो आपका बलिया वाला क्वेश्चन मिलता है, जो कि आपने हमेशा से पढ़ा है, ठीक है। और इसकी नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था।
तो चलिए, भारत में जो कैबिनेट मिशन आया ये किस लिए आपका आया था? तो पहला दिया गया है कि एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए। तो राष्ट्रीय सरकार से तो नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बी नंबर कह रहा है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था। कुल मिलाकर एक संविधान के हिसाब से आया था, तो एक संवैधानिक डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? यहाँ पर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय दल, देखो क्या दल दिया है, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना 1914 में बर्लिन में जो किया था, किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका बर्लिन पड़ता है आपके जर्मनी में, बर्लिन पड़ता है आपके जर्मनी में। अब जर्मनी से शायद आपकी पहुंच हो जाए। ये आपके कौन? आपके चंपाकरम पिल्ले, ये हैं ऑप्शन डी कि चंपाकरम पिल्ले हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन अर्थात जर्मनी में स्थापना किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी आपके थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिए 1930 में जो चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुआ था, जो कि एक प्रकार का सशस्त्र आपका आक्रमण हुआ था, इसका नेता पूछा गया है। तो यहां पर जवाब क्या बनेगा? तो यह आपका जवाब हो जाएगा सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। यहां पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये सूर्यसेन थे। तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि यहां पर गलतियां हो जाती हैं। यहां पर आपको लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपका दिमाग क्या होता है, स्थिर नहीं हो पाएगा, है ना? भी आप ये बोलोगे इसे लगाएं या उसे लगाएं। तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है चटगांव शस्त्रागार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? अर्थात एक आपके इराक का एक शहर है ना, जो कि आपके टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बगदाद। ठीक है, बगदाद जो आपका है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? आपने पढ़ा होगा भूकंप का अधिकेंद्र, है ना? तो चलिए 12 नंबर में जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर देखो क्या होता है, भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल है और दमदार क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल में पूछा जाता है। माना जैसे कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी का ऊपरी परत है, ठीक है, भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाता है। मान लो यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, और ये सीधा बात करें ऊपर पृथ्वी में, ये जो आपका पॉइंट है, अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पर हुआ बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र से, ये क्या है, उद्गम केंद्र है, और बिल्कुल ऊपर आया है, तो ये बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर यहां पर हो जाएगा। ये पृथ्वी की सतह पर हुआ बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है ना? यहां पर आपका उद्भव हुआ था, है ना, कुल मिला के, और इसके ऊपर क्या हुआ पता चला, तो ये जो होता है अधिकेंद्र बोल देते हैं, और ये होता है मूल बिंदु जहां पर क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो आपके फ्रांस में अंगूर के जो कह सकते हैं खेती है, कह सकते हैं विशाल क्षेत्र हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं? याद रखिए इनको बोलते हैं वाइन यार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइन यार्ड्स बोलते हैं, जो कि फ्रांस में अंगूर के विशाल आपके कह सकते हैं कृषि क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और यूरोप के देशों में फ्रांस भी एक अग्रणी कृषि देश भी आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केरल के तट को कहते हैं, केरल का जो तट है उसे क्या कहते हैं? अब केरल आपको कहां मिलता है? केरल मिलता है आपको यहाँ पर। अब इस तट को क्या बोलेंगे? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? मालाबार कहते हैं, मालाबार तट में। ठीक है, यहाँ पर एक किसान आंदोलन भी हुआ था, है ना, जो कि बहुत ही आपका प्रचलित हुआ था, बहुत एग्जामों में पूछा भी जाता है। यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो चलिए कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, 15 नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं क्या जवाब बनेगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर गोवा दे रहे हैं, है ना। चलिए गोवा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सोचिए समझिएगा। यहाँ पर जो आप लोग गोवा दे रहे हैं, भाई गोवा तो बसा हुआ है, ये जो आपका भारत है, और इस भारत में ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास गोवा है, इसमें तो है। लेकिन जो राजस्थान है, कौन? राजस्थान, राजस्थान में कोई समुद्री सीमा नहीं है। थोड़ा सोचा करिए, ठीक है, ऑप्शन में अमल किया करें। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित आपका है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। जितना कम बोल रहा है उतना ज्यादा ये कह सकते हैं आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, नाबार्ड, अगर हम बात करते हैं नाबार्ड में, तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं 16 नंबर में। यहाँ पर आपका ये नंबर, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है ना, जो आपका ग्रामीण और कृषि, और देखो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का ये ध्येय है कि जो प्रभावी ऋण सहायता है वो कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता का महत्व दिया गया? कुल मिला के एक ऐसी भी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें से कह सकते हैं विकास के साथ साथ पर्यावरणीय धारणीयता को भी फोकस किया गया था।
यहां पर जो ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 17 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी, ये नवी पंचवर्षीय योजना थी। कौन? नवी पंचवर्षीय योजना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर आज आपको क्या करना है, पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, क्योंकि जब 5 क्वेश्चन बनते हैं ना इकोनॉमी से तो आपको यहां से बनते हैं। तो आप आज लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़िएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार, आपसे भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर क्या बोला है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो बचत जमा होती है उस पर ब्याज दर होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ये निर्धारण जो होता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के ही द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बन जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसका उत्तरदायित्व करता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। तो चलिए मोबाइल के माध्यम से आपके यहां पर क्या हो रहा है, हस्तांतरण आपका हो रहा है ना। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, तो यहां पर होता है IMPS, आपने सुना होगा, मोबाइल एक ऐप भी है IMPS। कौन सा, यहां पर ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आपके घर में ATM तो है नहीं है ना, लेकिन IMPS एक आपका ऐप है जिसके माध्यम से आप लोग मुद्रा अर्थात कह सकते हैं मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करती हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं ये साख का सृजन करती हैं। यहां पर कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन बनेगा 20 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपनी कुल जमा के आधार पर। या देखिए कोई भी वाणिज्यिक बैंक होती है वो अपनी साख का सृजन करती है अपनी कुल जमा के आधार पर ही करती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जो कि संविधान से है, यार निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है, यहां पर बताइएगा। तो चलिए यहां पर 21 में क्या बन सकता है, यहां पर देखिए 21 में जो दिया गया है संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। देखो यहां पर संसदीय सरकार दिया है ना, तो यहां पर आप लोग संविधान के लचीला में मत आ जाइएगा। यहां पर 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो कार्यपालिका है और आपकी विधायिका इसका क्या है, तो आपका संलयन है। क्या है इसका, संलयन कह सकते हैं। इस विशेषता में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से ही होता है और कार्यपालिका का जो लोकप्रिय सदन है अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस कारण से यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। काफी अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 के का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया। यहां पर एक ऐसा भी राज्य है जिसको इस संशोधन के बाद यहां पर बनाया गया। तो बताइएगा यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो 22 का ऑप्शन बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि आपके 239 का और 240 में संशोधन के बाद ये बनाया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ए नंबर। अच्छा ये कब हुआ था, तो याद रखिए यहां पर आपका जो आपका 22 का आपका है नेफा अर्थात कह सकते हैं आपके 1972 तक आपका नेफा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नेफा के नाम से जाना जाता था। इसे 1972 से 75 तक क्या हुआ, केंद्र शासित का दर्जा भी दिया गया था। कब से, 72 से लेके आपके 75 तक इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था। और 1986 में अनुच्छेद 239 और 240 के संशोधन के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हिस्ट्री है इसके अरुणाचल प्रदेश को। तो आपको कभी कभी पूछ सकता है कि नेफा किसे बोलते थे, तो आपके अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहते थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो जो ये संशोधन हुआ था ये वाला, ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था, याद रखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन इसे है। और आगे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, ये कहां से दिए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत की जो संचित निधि है। क्या, भारत की जो संचित निधि है, आर्टिकल नंबर 125 आपके दिया गया है, इसके अनुसार जो आपका बताया गया है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जितने भी आपके कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों के वेतन जो वगैरह होते हैं यहां से दी जाती है। ठीक है, और निर्धारण संसद के द्वारा करते हैं। ठीक है, निर्धारण करते हैं संसद के द्वारा, लेकिन दिया कहां से जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। बताइएगा कि जो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपके 1/3 सदस्य हैं, कितने, 1/3 सदस्य जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर विधानसभा द्वारा आपके चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। एक आपका आर्टिकल है 171, कौन, आर्टिकल 171 में जो विधान परिषद के गठन है उसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया गया है। 1/3 सदस्य जो आपके निर्वाचन होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और 1/3 स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिकाओं से होता है, 1/12 शिक्षकों के माध्यम से जो आपके विद्यालय वगैरह है उनसे होता है, और 1/12 होता है जो BA वगैरह होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि किसी भी विद्यालय से स्नातक किए होते हैं, और 1/6 आपको याद होगा कि राज्यपाल के द्वारा होते हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार से निर्माण इसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसने भारत के संविधान
को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है। देखो बहुत ही अच्छा लेवल है, समझिएगा। आप ये मत समझिए कि बिल्कुल चटनी वाला लेवल आएगा, चटनी वाला लेवल भी नहीं रहेगा और ना ही बहुत कठिन भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 वाला ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर केसी व्हीलर, यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है, ये आपके केसी व्हीलर हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के भारतीय संविधान का जो झुकाव है वो आपका एकात्मक के प्रति अधिक आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके समान विज्ञान का कि वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन से होते हैं। अब वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इनमें से ये याद है तो आपको हो जाएगा। वसा में होते हैं कौन कौन से, देखो हमने बताया था कि यहाँ पर आपका ए बी सी डी और आपका ई और आपका के, इनमें से जो जल में घुलनशील होते हैं वो आपके होते हैं बी और सी। लेकिन अब 4 बचे हैं और 4 बचे हैं कौन, ए डी ई के, ये जो आपके होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब इनमें से जो आपका देख सकते हैं कि डी जो आपका है कैल्सीफेरॉल, फिर कैरोटीन और आपका टेकोफेरॉल, इनमें से जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर 26 नंबर में जो ऑप्शन आपका आ रहा है कौन सा, इसका भी ए सी तो होगा नहीं, है ना, सी तो होगा नहीं क्योंकि जल में घुलनशील हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका विटामिन डी होता है ये कैल्सीफेरॉल होता है, और कह सकते हैं जो ए नंबर होता है वो आपको कैरोटीन हो गया, और जो आपका विटामिन ई होता है वो आपका टेकोफेरॉल होता है, अतः आपका क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। मानव शरीर में वसा का जो संचय होता है ये कहाँ पर होता है, तो आप कह सकते हैं वसा ऊतक में होता है। कहाँ पर होता है, वसा ऊतक में होता है, वसा ऊतक में होता है। देखो कई प्रकार के वसा आपके होते हैं, तो इनमें से ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, जिनको हम लोग जिसे होती है ना वसा कोशिकाओं बोलते हैं एपीपोड्सम। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। यहां पर दो निकाय हैं, इनके बीच की जो ऊष्मा है, इनकी प्रवाह है, वो किस दिशा पर निर्भर करती है, ये जो दिशा होती है किस पर निर्भर करती है। तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने अपने तापक्रम पर। कुल मिला के यहां पर मान लीजिए एक क्षण ये है और एक क्षण आपकी यहां पर ये है, इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें 90 डिग्री टेम्परेचर है। अब इसमें से ऊष्मा का प्रवाह कहां से होगा, तो 90 से 100 में थोड़ा जाएगा, यहाँ पर 100 से 90 की ओर जाएगा। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो दूसरे कम वाले को देगा। तो यहाँ पर हो जाता है अपने अपने तापक्रम पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस संदर्भ में गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य क्षमता के रूप में होता है। गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य क्षमता में होता है, ये आपके कह सकते हैं किसमें, तो देखते हैं गतिज ऊर्जा को कार्य क्षमता, और गतिज ऊर्जा में की अगर बात करते हैं कार्य क्षमता में, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है गतिज ऊर्जा को कार्य क्षमता में। तो गतिज ऊर्जा किसमें होगी, दूरी तय करने के लिए साइकिल से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी नंबर कि वायु चक्की होती है, अर्थात जो विंड मिल होती हैं, गतिज ऊर्जा से इनको क्या मिलती है, एनर्जी उन्हीं से मिलेगी। इसकी वजह क्या होता है, गेहूं पिस जाता है, तो गतिज ऊर्जा है, इसके बाद कार्य हो रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो लॉजिक वाले क्वेश्चन है कि नहीं है, सरल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया है स्ट्रेजर गैस। स्ट्रेजर गैस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जीनान गैस। कौन है, जीनान गैस को कह सकते हैं कि एक अपरिचित गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेजर गैस मतलब क्या होता है, अपरिचित गैस। तो जीनान गैस को अपरिचित गैस कहते हैं। यह अक्रिय गैस है और वायु से अधिक भारी भी होती है, वायु से अधिक भारी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामान्य हिंदी का, कह रहे पित्राज्ञा शब्द का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा। पित्राज्ञा शब्द का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा, है ना, पितृधन आज्ञा, जो कि एक यण संधि बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और कैसा है, ये आपका यण संधि के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अनस्वर किसे कहते हैं, अनस्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला तो आपका यहाँ पर नहीं है, ना नष्ट होने वाला, है ना। अनस्वर जो होता है, देखो नस्वर मतलब नष्ट हो जाना, और अनस्वर मतलब क्या होता है, नष्ट ना होने वाला, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब क्या होता है कि हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़े हैं, नस्वर पढ़े हैं, और आपने भी पढ़ा होगा। तो नस्वर मतलब नाश कर दिया, लेकिन उसमें आ जोड़ दिया है मतलब अनुस्वर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नष्ट ना होने वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। षट पद का पर्यायवाची है, चलिए बताइएगा कि षट पद का पर्यायवाची इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है और आपका केकड़ा है। 38 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी, यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा। क्या षटपद बोलते हैं आपकी, भ्रमर का पर्यायवाची होता है। षटपद मतलब होता है 6 पैर, इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे षटपद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो आपका कौन सा है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है पूजनी, तो गलत दिया गया है ना। अंतर्धान होता है, क्या अंतर्ध्यान नहीं है, यहाँ पर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है ना। अंतर्धान कैसे, तो यहाँ पर आपका जैसे ये दिया है ना, तो ये जो या है या प्रयोग आपका नहीं होता है, अर्थात ये भी गलत दिया है। फिर इसके बाद जो दिया है अभ्यारण्य,
अभयारण्य होता है, शुद्ध आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा अभयारण्य। क्या क्या मिलेगा? अभयारण्य मिलता है, इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा? जागृति, जागृति वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग आप सभी लोग जानते हैं, कवि का होता है कवित्री। क्या होता है? कवि का कवित्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है समसमय की आपकी करंट अफेयर के हैं। देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। कह रहा आपसे NMPB और किसने हाल ही में भारत में औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया गया है? कुल मिला के अब जो आपकी खेती कुछ होनी है ना, वो आपके NMPB और किसने हाल ही में किया है? तो ये समझौता हुआ है। इस समझौते में जो हुआ है क्या, किसके साथ? तो आपके CSIR और आपके NBRI के मध्य समझौता हुआ है, जिसके तहत जो आप कह सकते हैं कि औषधि पौधे होंगे, जड़ी बूटियों की क्या होगी? खेती होगी, उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है इसको बोलते क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, ठीक है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधि पौधों को और जड़ी बूटी पौधों पर कह सकते हैं समझौता ज्ञापन किया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस ये शॉर्टकट में दिया है इसलिए आप कंफ्यूज हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SGI कार्यक्रम और SAGI कार्यक्रम अर्थात पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, है ना, यहाँ पर 52 नंबर में। तो देखिए ये जो दिए गए हैं आज शॉर्टकट में बहुत कुछ दिए गए हैं, जैसे क्या होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो आपके थावर चंद गहलोत थे, उन्होंने यहाँ पर हाल ही में बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम है थावर चंद गहलोत। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। थावर चंद गहलोत ने ये कह सकते हैं बुजुर्गों के लिए पोर्टल आपके लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिसके जरिए क्या होगा कि बुजुर्गों को यहाँ पर उत्पाद और कह सकते हैं सेवाएं मिल सकते हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो ये बताइएगा कि किसे यहाँ पर किसे होना चाहिए? किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पद संभाला है? ये आपकी कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कपिल मोहन धीर। कपिल मोहन धीर हैं जिन्होंने यहाँ पर रियर एडमिरल के रूप में कह सकते हैं जो विभाग है उसमें संयुक्त सचिव के पद पर इन्होंने पद संभाल लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया है? तो ये भारतीय सेना का सबसे पुराना है जो कि हाइड्रोग्राफिक रूप से था, अर्थात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था, ठीक है। नाम क्या है? INS संधायक, ठीक है, संधायक। तो देखो 3 आपकी जहाज थी जिनको रिटायर किए गए थे, तो उनको एक साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो आपका 54 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये भारतीय नौसेना का था, ठीक है, भारतीय नौसेना का था, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये सबसे पुराना भारतीय नौसेना का था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में निधन हो गया, ये कितने उम्र के थे? तो यहाँ पर देखिए 55 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके 85 वर्ष के थे। कितने? 85 वर्ष के थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके देखो आपने एक नाम सुना होगा कि उन्होंने एक बॉलीवुड में काम भी किया था, सिर्फ तुम फिल्में, ठीक है। कौन? सिर्फ तुम, एक मूवी आपने देखा होगा, सिर्फ तुम फिल्में, एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्में, देर ना हो जाए, सुपरहिट गीतकार आपके थे, ठीक है। ये तो आपने सुन लिया होगा, सनम, देर ना हो जाए, है ना। और ये जो गाने थे आपके इन्हीं के माध्यम से कह सकते हैं गाए गए थे और कह सकते हैं राजस्थान के थे, ठीक है, गीतकार, तो इन्होंने नाम रोशन किया था, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी? तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हाईलाइट में रहा था और उस समय जो आपके अरविंद केजरीवाल थे तो थोड़ा सा नाराजगी जताए थे जब उन्होंने दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के थे केजरीवाल, उन्होंने इस योजना के लिए मतलब जब बढ़ाए थे कदम, तो इसमें से जो आपकी केंद्र सरकार थी, है ना, केंद्र सरकार में आपने देखा होगा कि आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहा था कि नहीं ये योजना आप नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिल्ली योजना थी, उन्होंने नहीं चाहते थे उनके नाम से, ये कुछ काफी चर्चा में आपका आया था, है ना, तो आपकी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ममता बनर्जी ने TMC पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? यहाँ पर 57 का जवाब देना है, 57 नंबर में यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर ममता बनर्जी ने TMC पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? तो 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके अभिषेक बनर्जी हैं। कौन है? अभिषेक बनर्जी हैं, ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में रेलवे ने
किस वर्ष तक विद्युतीकरण संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो हमने बताया था कि जो रेलवे है अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, है ना। कोयला और पेट्रोल से जो आपकी ट्रेनें चलती थी अब वो आपकी नहीं चलेंगी। तो ये कब तक की घोषणा किया है? तो आपके 2023 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा 2023 तक आपके रूट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुल की 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी चलने लगेंगी, ठीक है। और 2030 तक क्या हो जाएगा? 2030 तक देश भर में रेल की जो जीरो कार्बन हो जाएंगी, अर्थात रेल के माध्यम से कोई भी कार्बन आपका नहीं उत्पादित होगा, जो कि आपके 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक कोई भी कार्बन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? मतलब अकाउंट दिया है ना। कह रहा है आपसे कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट, है ना, अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपका फेसबुक था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? फेसबुक। ये आपके 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक की इस कार्यवाही को कह सकते हैं 7.5 करोड़ लोगों को बेइज्जती भी कह सकते हैं बताया था। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमेरिका की बाइडेन गवर्नर ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को बैन कर दिया है? तो देखो अमेरिका में इस समय किसका गवर्नमेंट है? आपके बाइडेन का है, क्योंकि वही आपके राष्ट्रपति हैं। इन्होंने यहाँ पर चीन की बहुत ऐसी कंपनियां जिनको बैन कर दिया है। ये आपकी कितनी? तो आपकी 28 कंपनियों को इन्होंने बैन कर दिया है। कितनी? 28 कंपनियों को इन्होंने बैन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई। 61 का जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका बी है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, है ना, क्योंकि अर्थशास्त्र के लिए आपका स्वीडन जिम्मेदार है। और यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? सिटी ऑफ जॉय के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? 62 नंबर में लॉक करना है। अच्छी क्वेश्चन है, याद रखिए। ये आपके किसके? तो आपकी डोमिनिक लिपियरे। क्या है? डोमिनिक लिपियरे है इसके लेखक, जो मतलब कह सकते हैं सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं वो डोमिनिक लिपियरे हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना प्रमुख को महावीर चक्र से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है? यहां पर देख सकते हैं कि आपके पूर्व सेना प्रमुख हैं और इनको महावीर चक्र से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। किनको? तो आपके 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके हैं जनरल A.S. वाडिया। ये जो वाडिया जी हैं इनको 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया जा गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। इनको कह सकते हैं एक बार 1965 में और आपके 1970 में। कब कब? तो आपके 1965 में और आपके 1970 में 2 बार इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके दिए हैं वी शांताराम, इनको दिया गया था 1985 में। कब? 1985 में दिया गया था। राज कपूर को भी दिया गया है। इनको कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था, 1987 में। लता मंगेशकर को आपकी 1989 में दिया गया है। कब? इनको 89 में दिया गया था, 1989 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 1989 में दिया गया था। लेकिन मुकेश भट्ट को ये आपका नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, मुकेश भट्ट को नहीं मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है संतोष ट्रॉफी, और संतोष ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है? 65 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा 65 नंबर में, ऑप्शन आपका बी। ये आपके फुटबॉल से है। क्या? फुटबॉल से आपका जवाब हो जाएगा राइट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी के रचनाकार हैं? तो ये बताइए, स्वामी देख सकते हैं साहित्यिक चरित्र है स्वामी के रचनाकार। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके R.K. नारायण है। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, R.K. नारायण, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 67 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? करगम दिया गया है, करगम। और करगम जो आपका है ये आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो आपकी करगम जो आपके है आपके तमिलनाडु का है, जो कि आपका राज्य नृत्य आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एंजोली एलान मेनन एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एंजोली एला मेनन एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये एक चित्रकला से संबंधित है। आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया भी था, चित्रकला, है ना। तो कह सकते हैं कि ये आपकी जो संबंधित है आपकी चित्रकला से संबंधित है। आपके 1900 लगभग 40, कब? 1940 की बात है। ये भारत के जो समकालीन चित्रकारों में से एक आपके हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बोरलाग जी को दिया गया है ना, नॉर्मन बोरलाग को भी मिला है। फिर इसके बाद वुडरो विल्सन को भी मिला है और आपके ल्यूनिस पुलिंग को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो 70 का ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल इनको भाई नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, इनको नहीं दिया गया है।
धन्यवाद। हम लोग 5 बजे हमारी मुलाकात आपसे होगी, अब आपको 5 बजे होगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।